आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर है। 525 अब ज्यादा नहीं बचा है। मेरे ख्याल से 28 सीटें और बची हैं जहां से रुझान आना बाकी है। राजस्थान आप देखिए, राजस्थान के जो अब पार्टी भी पीछे हो गए हैं और बाड़मेर में भी कांग्रेस आगे हो गई है। बीजेपी से लगभग आधी सीटें हाथ से निकलती हुई राजस्थान में दिखाई दे। जो मैं कह रहा था, पूरा शेखावटी गया, पूर्वी राजस्थान गया और मारवाड़ से नागौर भी गई, बाड़मेर भी गई। तो एक बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान है, हरियाणा में बड़ा नुकसान है। मैं थोड़ा सा हरियाणा के बारे में भी जिक्र कर दूं, जहां से बीजेपी को लगभग सारी सीटें मिला करती थी, वहां भी बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिख रही। यहाँ कम से कम हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के आसपास के आंकड़े आते हुए दिखाई दे। लेकिन राजस्थान में ये किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि बीजेपी इतनी पीछे रह सकती है। ये जो है राजस्थान की सही बात दिखाई दे रही है। ये रिमार्केबल है, बहुत कहना चाहिए, बहुत बदलाव लाने वाले आंकड़े। मेरा फोन शायद कट गया है, उसे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन 290 सीटों पर अगर आकर के एनडीए गठबंधन एनडीए ठहर गया है और लगातार अगर आप बढ़त देख रहे हैं तो वो इंडी गठबंधन के आंकड़ों में है। तो ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को देश के लगभग हर क्षेत्र में अपने सहयोगी दलों के साथ में नुकसान झेलना पड़ रहा है और ये बड़ा नुकसान है। मैं यहां से देख रहा हूं अगले 3 से 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे के बाद में तस्वीर कहां लेकर के जाती है, ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। उदयपुर से हालांकि बीजेपी आगे है, यहां भी बीच में कुछ ऊपर नीचे हुआ था। तो कुल मिलाकर के अभी क्या चल रहा होगा? देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियोस जो सारे एग्जिट पोल्स में या हम लोगों ने अपने एनालिसिस में सोचा था, उससे ज्यादा बुरा है। उससे ज्यादा बुरा है, क्योंकि बीजेपी को एटलीस्ट राजस्थान में हम लोग मिनिमम से मिनिमम 16 तो दे रहे थे। बिल्कुल, सारे तर्कों को मिला के कुछ और चीज़ों को एडअप करके। लेकिन अगर ये 16 से नीचे खिसक रहे हैं तो राजेंद्र आर्य जी ने जो अनुमान शुरुआत में लगाया था कि हम 12 से 13 ला सकते हैं, हो सकता है उसमें कोई वजन हो। हालांकि जैसा कि सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं, ये प्रारंभिक रुझान है, अभी आगे बढ़ने देना चाहिए, आगे बढ़ेंगे उसके बाद स्थितियां क्लियर होंगी। लेकिन हर स्टेट से, हर उस स्टेट पे जहाँ पे आपकी अच्छी खासी उपस्थिति थी और वहाँ पर इस तरह के नंबर्स, वो ये बताता है कि मोदी लहर टूट रही है, मोदी लहर टूट रही है। और दूसरा, इंडियन इनकम्बेंसी है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। आपने बहुत से काम किए हैं जिनको आप गिनाते हैं, लेकिन क्या उनमें वो काम रहे जो अब जाकर अपनी जगह बना रहे हैं? जैसे महंगाई, कांग्रेस ने बहुत कोशिश की हवा बनाने की, एक बार भी उसका फायदा नहीं उठा पाई, उस तरह का फायदा जिस तरह का फायदा बीजेपी उठाया करती थी। क्या अब वो हवाओं में है? अगर है तो इस बार कांग्रेस ने उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाया था। अगर वो है तो वो लोगों की तरफ से सेल्फ है, ये जनता का फैसला हुआ। ठीक वैसे ही बेरोजगारी पर आप पेपर लीक को लेकर लड़ते रहे और लोग इंतजार करते रहे कि नहीं नौकरियों के द्वार खुलेंगे। हो सकता है आप आंकड़ों की बाजी करी कर ये बताएं कि बेरोजगारी कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है। हर सियासी दल आंकड़ों को अपने हिसाब से लाकर रख सकता है, लेकिन हो सकता है आम पब्लिक का मैंडेट कुछ पर्टिकुलर इश्यूज के आसपास रहा हो। लेकिन ये आंकड़े कम से कम प्रारंभिक रुझान तो ये बता रहे हैं कि नहीं, चीज़ें कम हुई है, लहर टूटी है और कुछ इश्यूज ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में लोगों के बीच में जगह बनाई है जो कुछ समय पहले तक हट चुके थे। और बहुत ज्यादा बटा है और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। आप ये सोच रहे थे कि इतना बड़ा जो अंतर है वो नहीं आ सकता। पहले आप सोचिए कितने वोट बीजेपी को पड़ा करते थे। नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक बात क्या है राहुल? आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसे 2014 में एक पर्टिकुलर इशू के बाद हम चुनावों में उतरे थे, 2019 में एक पर्टिकुलर घटना के बाद हम चुनावों में उतरे थे, इन चुनावों में भी हम एक घटनाक्रम के बाद चुनावों में उतरे हैं। रामलला विराजे और उसके बाद ये चुनाव हुए। उस वक्त इस तरह के आंकड़ों को सोच पाना जो कि भारतीय राजनीति पर नजर रखता है, उसके लिए असंभव था। ऐसा लग रहा था कि कम से कम बीजेपी इस बार ऐसे विजय रथ पर सवार होकर के अश्वमेध के घोड़े के साथ दौड़ेगी। लेकिन इस एक बार समझ में आई कि लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर के वो भावना मेरे ख्याल से घर नहीं कर पाई। राम मंदिर को आप एक अलग धार्मिक मुद्दा बना करके रख सकते हैं, लेकिन या मेरे ख्याल से बीजेपी उसको कैरी नहीं कर पाई, नेक्स्ट एजेंडा अपना शामिल नहीं कर पाई। हो सकता है, ये मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया। हाँ, बनने के बाद क्या? नहीं, आप ये देखिए, जब ये बात मथुरा और काशी की हो रही थी,
जेपी नड्डा का ये बयान आना कि ये हमारे एजेंडा में शामिल नहीं है, तो हम उसको अपने मैनिफेस्टो में कैसे रख सकते हैं? या तो उसे कैरी फॉरवर्ड बीजेपी नहीं कर पाई, अगर आपको उसी पिच पर रहना था तो उस पिच पर जाकर खेलना था। जो आपने 5वें चरण का मतदान आते आते बोलना चालू किया, वो अगर आप पहले चरण से लेकर रखते तो शायद स्थितियां बदल सकती थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये इसलिए भी ऐतिहासिक होगा कि जिस साल रामलला आए, उस साल जो कहते हैं हम रामलला को लाए, वो बड़ी मुश्किल से आते दिखाई दे रहे हैं।